नमस्कार साथियों, मैं हूं दिनेश उपाध्याय। स्वागत करता हूं एग्जाम गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। साथियों, हमने पिछली कुछ क्लासेस में चाणक्य के बारे में डिस्कस किया था। हमने चाणक्य जैसे महान क्रांतिकारी विचारों वाले एक महान विचारक दार्शनिक के राजनीतिक विचारों के बारे में एक शुरुआती डिस्कशन हमने करना शुरू कर दिया था, जिसमें हमने उनके जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचना जिसमें अर्थशास्त्र का नाम आपने सुना होगा, हमने चाणक्य नीति की बातें की थी। हमने अर्थशास्त्र की जो खोज है, उसकी उसकी संरचना क्या है, उसमें कितने अभिकरण हैं, 15 अभिकरणों के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है इस महान विचारक के ऊपर, इस महान विचारक की शख्सियत के ऊपर अलग अलग जो विद्वानों के मत हैं वो क्या रहे हैं, और इस विचारक का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या प्रभाव रहा है, क्या क्या इसके अलग अलग जो है योगदान वैचारिक रूप से रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम समझेंगे और अलग अलग विद्वानों को क्या क्या कॉन्टेक्स्ट रहा है आलोचना के फॉर्म में, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, सब बातों को हम आज समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हम जो डिस्कस कर चुके हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हम ऑलरेडी पढ़ क्या चुके हैं। देखो, जीवन परिचय हम पढ़ चुके हैं, इनके इनके जीवन में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में कहानी हम देख चुके हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे इसकी प्रमुख रचना जो रही है इनकी, वो है अर्थशास्त्र। उनकी हमने जो है कड़ी बाई कड़ी जो है खोज के बारे में चाहे बात करें, चाहे उसकी विषय वस्तु के बारे में बात करें, रचना के बारे में बात करें, 15 अभिकरणों के बारे में बात करें, सब कुछ एवरीथिंग हमने डिस्कशन कर लिया है। इसके बाद जो आगे का डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है कि वैचारिकों के मत जो है अलग अलग, वो हमने देख लिए थे। आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है इस पॉइंट के ऊपर कि जो ये हमारे कौटिल्य साहब हैं या महान विचारक कौटिल्य जी हैं, जो इनकी शख्सियत पर विभिन्न विचारकों के क्या मत हैं, क्या अलग अलग विचारक जो है क्या इनके बारे में सोचते हैं, क्या इनके बारे में सोचते हैं। अगर हम कौटिल्य के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण की बात करें कि कौटिल्य के प्रति नकारात्मक अप्रोच में कुछ विचारक कुछ बातें कहते हैं, तो वो कौन कौन सी बातें कहते हैं, तो उनको हमें आज समझना है। सबसे पहले हमारे सामने आता है एक व्यक्ति का नाम, वो है बाणभट्ट। बाणभट्ट आपको पता होगा प्राचीन भारतीय राजनीतिक कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी बातें लिखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे मुख्य रूप से, तो कौटिल्य के ऊपर इन्होंने कुछ बातें बोली हैं, वो बोली हैं हम समझेंगे हर्षचरित नाम की किताब के अंतर्गत। हर्षचरित और कादम्बरी नाम की दो महान रचनाएं किसके द्वारा रचित हैं? बाणभट्ट के द्वारा रचित है। और बाणभट्ट इन्हीं रचनाओं में माध्यम से सबसे पहले और सबसे बड़े आलोचक, प्राचीन कालीन आलोचक के तौर पे यहाँ पे देखे जाते हैं, और कौटिल्य को यहाँ पे सबसे पहले आलोचना करते हैं अपनी कृति के माध्यम से। कृति में कौन सी कृति में? कादम्बरी में। ठीक है, बहुत ही कड़ी निंदा की है इन्होंने। इन्होंने किस बेसिस पे निंदा की है उसको समझते हैं। इन्होंने कहा है कि इनका कथन है, भला उस राजा के लिए क्या वस्तु अकरणीय न करने योग्य है, जिसके लिए अति नृशंस, अत्यंत क्रूर और प्रायः उपदेश शून्य कौटिल्य शास्त्र ही प्रमाण है। मतलब ऐसा राजा किस काम का जिसके अंदर कोई न कोई, किसी न किसी प्रकार की एथिक्स या मोरालिटी है ही नहीं। ऐसा राजा किस प्रकार का हो सकता है कल्याणकारी, जिसके अंदर किसी प्रकार का यहाँ पे जो है सद्गुणों का समावेश नहीं है, जो अति नृशंस है, क्रूर है, जो अपने फायदे के लिए किसी हद तक जा सकता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये इनको क्रिटिसाइज करते हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र को धूर्तों की विद्या कहा है और कहकर खारिज किया है कि राजा को अनैतिकता ये सिखा देती है। ये क्रूरता राजा को, और अनैतिक राजा क्या है, कहीं ना कहीं यहाँ पे अनैतिकता की तरफ राजा कहीं ना कहीं भाग जाता है या कन्वर्ट हो जाता है अनैतिकता की तरफ, या उस दिशा की ओर बढ़ता है। तो ये कहीं ना कहीं बाणभट्ट का एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म रहता है। शुरुआती देखा जाए इतिहास में कि सबसे पहले चाणक्य को बहुत ही डायरेक्ट वे में, प्रत्यक्ष तौर पे नकारात्मक दृष्टिकोण रखा है वो है बाणभट्ट साहब ने, और हर्षचरित कादम्बरी में उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। इस प्रकार का स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए जो कि बाणभट्ट ने यहाँ पे दिया है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे आगे कुछ नाम आते हैं विशाख दत्त का और कामंदक का। चलिए समझते हैं इनके बारे में। अगर हम विशाख दत्त की बात करें तो उनकी एक रचना है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में आपको उनके बारे में एक बात बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि चाणक्य की विजय पर इन्होंने एक नाटक, यद्यपि एक जो नाटक है मुद्रा राक्षस, वो कहीं न कहीं चाणक्य की विजय पर है कि कैसे चाणक्य ने नंद वंश का समूल विनाश कर दिया और कैसे मौर्य वंश की स्थापना कर दी। अच्छी बात है, विजय की बात लिखी है मुद्रा राक्षस में, लेकिन तरीके क्या यूज किए, चाणक्य ने तरीके क्या यूज किए, उस वजह से इन्होंने क्रिटिसाइज किया है
कि चाणक्य के चरित्र चित्रण में कुटिल मति, टेढ़ी बुद्धि वाला और क्रूर कर्मा शब्दों का प्रयोग किया गया है। उनके अनुसार चाणक्य साध यानी गोल के लिए किसी भी साधन अनैतिकता का प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, अगर आप किसी भी लक्ष्य को पाना चाहते हो और उसमें तरीके बहुत ही घटिया किस्म के यूज करते हो तो क्या आपकी तारीफ की जाएगी या नहीं की जाएगी? तो यहाँ पे हम विशाख दत्त को देखें तो वो कहते हैं नहीं, अगर आप लक्ष्य जरूर अच्छा आपने प्राप्त कर लिया, आपने पूरे साम्राज्य को कहीं ना कहीं यहाँ पे बना के रख दिया। कौन सा साम्राज्य? मौर्य साम्राज्य की आपने नींव रख दी है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवा दी है आपने चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से। लेकिन आपने तरीके कौन से यूज किए वो बहुत ही घातक हो सकते हैं, या वो बहुत ही घातक है, बहुत ही अनैतिक है, बहुत ही खतरनाक है, क्रूर बना देते हैं ऐसे। इस प्रकार के अगर हम विचारों को लेके चले तो राजा यहाँ पे क्या बन सकता है? क्रूर बन सकता है, या उसका प्रशासन बहुत ही खतरनाक, अविश्वासी हो सकता है, विश्वासघाती हो सकता है। किसी भी प्रकार से ये अन्य देश के लिए शांति प्रिय या सहयोगात्मक रवैया तो नहीं होगा। हर देश, हर एक राज्य आपसे, आपके राज्य से नफरत करेगा, क्योंकि आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे वो नीति कौन सी अपना रहे? कुटिल नीति अपना रहे। तो कुटिल नीति वाले व्यक्ति पे कोई भरोसा नहीं करता। ये चाणक्य की एक कमी बताते विशाख दत्त। कामंदक की बात करें हम अगर यहाँ पे, तो नीति सार के लेखक हैं और नीति सार में बहुत ही स्ट्रेटेजिकली उन्होंने बेहतरीन तरीके से डायरेक्ट फ्लो में यहाँ पे उनको क्रिटिसाइज किया है कि अनुयायी तो थे चाणक्य के ये कामंदक, फिर भी बाद के टीकाकारों ने माना कि कामंदक ने यहाँ पे चाणक्य की कठोरता को कम करने का प्रयास किया, और क्योंकि मूल अर्थशास्त्र बहुत ही उग्र है, इस प्रकार से ये क्रिटिसाइज इनको कर देते हैं। तो ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें अब पता चलती है प्राचीन कालीन हमारे जो विचारक हैं वो किस प्रकार से यहाँ पे चाणक्य को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब हम पाश्चात्य विचारकों की बात करें तो पाश्चात्य विचारकों में एक देखो नाम आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, वो है किसका? एक नाम यहाँ पे पता होना, एक बात यहाँ पे, बात मतलब नाम या कहें एक बात पता होना चाहिए। पाश्चात्य विचारक ज्यादातर यहाँ पे चाणक्य को बोल देते ये तो व्यक्ति मैकियावेली जैसा है, ये व्यक्ति वैसी बातें कर रहा है। चाणक्य नाम का जो व्यक्ति है, भारतीय विचारक है, ये पाश्चात्य विचारक ऐसा कहते हैं कि चाणक्य जो है वैसी बातें करता है जैसे मैकियावेली, इटली के जो विचारक है मैकियावेली, वैसी बातें करते हैं। क्योंकि मैकियावेली भी इटली का एकीकरण करना चाहता था, मैकियावेली भी इटली को कंसोलिडेट करना चाहता था, और यहाँ पे चाणक्य भी यही करना चाहते हैं कि वो पूरे के पूरे भारत को या अखंड भारत को यहाँ पे क्या करना चाहते हैं? एकीकृत करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे नंद वंश अपनी धूर्तता, अपनी मूर्खता, और खास तौर पे उसका एक राजा जो है घनानंद, अपने स्वार्थ, अय्याशी जीवन और काम लोलुपता, लालच और कहीं न कहीं अन्यायपूर्ण शासन की वजह से देश को बर्बाद कर देगा। ऐसी स्थिति में हमें अपने देश को क्या करना चाहिए? समग्र रूप से एकीकृत करना पड़ेगा, हमें उसको एकीकृत करना हमें चाहिए। तो ऐसे में कहीं न कहीं व्यक्ति जो है, कहीं न कहीं कौटिल्य मैकियावेली से क्या है, इसकी तुलना कर दी जाती है इटली के विचारक मैकियावेली से। बट अब वो चीज मैं आपको अच्छे से बताऊंगा डिटेल में कि मैकियावेली तरीके कौन से यूज करता है। कुछ मामलों में मैकियावेली धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन हमारे कौटिल्य धर्मनिरपेक्ष नहीं है। वो धर्म के साथ राज्य का एकीकरण करते हैं, राजा के शासन को धर्म के साथ यहाँ पे देखते देखते हुए यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मैकियावेली धर्म से हट करके, धर्म से दूर जाकर के राज्य या उसके शासन प्रशासन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो ये बातें हमें थोड़ा सा आगे देखने को मिलेंगी, लेकिन शुरुआती समय में हम यहाँ पे बस इतना समझेंगे कि पाश्चात्य विचारक या पाश्चात्य विदेशी विद्वान जो हैं मैकियावेली से तुलना करके यहाँ पे बोल देते हैं कि ये कहीं न कहीं आलोचना के रूप में यहाँ पे अनैतिकता से उनको जोड़ देते हैं कि कैसे मैकियावेली अनैतिकता की बातें करके यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भारत में कौटिल्य है। अगर हम यहाँ पे कुछ विचारकों की बात करें तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण नाम लिखे हुए हैं आपके सामने, जिसमें महत्वपूर्ण 4 से 5 नाम आपको एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। कौटिल्य के नकारात्मक कॉन्टेक्स्ट में देखो उतने नाम तो नहीं आएंगे। देखो कौटिल्य के बारे में सकारात्मक पक्ष पे ज्यादा प्रश्न बनेंगे, नकारात्मक पे उतने नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी हमारी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। क्या पता इनमें से कोई ऑप्शन में रखा हो और नाम तो हमें पता तो होगा कि शायद ये नकारात्मक में है, ये तो नहीं होगा। जैसे एक विद्वान का नाम है एबी कीथ। एबी कीथ यहाँ पे सीधा कहता है कि संस्कृत साहित्य का इतिहास में वो इन्होंने अपने जो है बताया, जब संस्कृत साहित्य का उन्होंने इतिहास है तो उसमें बताया कि जो अर्थशास्त्र है एक बहुत ही निराशाजनक ग्रंथ है। ठीक है, ये कहते हैं कि कौटिल्य की कूटनीति में नैतिकता का कोई स्थान ही नहीं हो, केवल ये छल कपट, डीसीट पर आधारित है। मतलब एक राज्य
या एक राजा कहीं ना कहीं दूसरे राज्य को या राजा को किस छल कपट के माध्यम से, किस विश्वासघात के माध्यम से क्या कर दे, उसका विनाश कर दे, उसका सफाया कर दे, उसको अपने रास्ते से हटा दे और अपना आधिपत्य जमा ले। तो ये यहाँ पे बात इस तरीके से करते हैं कीथ। तो ये एक प्रकार से क्या हो गए, नकारात्मक आलोचक हो गए। आलोचना सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है। यहाँ पे सकारात्मक किस ढंग से होती है कि आप कहीं ना कहीं उसके दोनों एंगल लेके चलो, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वहां पे जो कौटिल्य उनके नकारात्मक जो तरीके थे, छल कपट के साधन थे, जो उनको यहाँ पे आधार मान के उनको बिल्कुल भयंकर तरीके से निगेटिव एक्सपेक्ट में क्रिटिसाइज कर डाला कीथ ने। अगर उसकी बात हम आगे बात करें तो विटनेस की बात आती है, विंटर्स की बात करते हैं। तो इन्होंने एक बात ये बोली थी कि एक ऐसा ग्रंथ है अर्थशास्त्र। अब देखो ज्यादातर कौटिल्य को किस बेसिस पे क्रिटिसाइज किया जाएगा, उनकी बातों के आधार पे, और उनकी ज्यादातर बातें हमें कहाँ लिखी हुई देखने को मिलती है, वो मिलती है अर्थशास्त्र नाम की किताब में। तो अर्थशास्त्र एक ग्रंथ को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, उसी बेसिस पे कौटिल्य को भी क्रिटिसाइज किया हुआ हम कह सकते हैं। तो ये कहते हैं कि किसी भी साधन मीन्स को उचित ठहराता है, चाहे वह कितना भी घृणित क्यों ना हो, जब तक कि वह राजा के हित में है। उन्होंने उसे मानवता विरोधी माना है। देखो एक राजा के लिए अगर कोई भी बात अच्छी है तो वो करने योग्य है, फिर चाहे वो अदर अन्य के लिए कितनी भी घृणित हो, कितनी भी खतरनाक हो, कितनी भी विनाशकारी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार से कौटिल्य क्या करते हैं, राजा के कहीं ना कहीं आगे, राजा की कहीं ना कहीं ताकत बढ़ाने के लिए, राजा की शक्ति बढ़ाने के लिए हर हथकंडे अपनाने की बात करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे विंटरनिस ने भी क्रिटिसाइज किया है कि ये कहीं ना कहीं क्या होता है, एक बहुत ही खतरनाक पॉइंट साबित हो सकता है कौटिल्य का। डॉक्टर जॉली भी यहाँ पे कहते हैं कौटिल्य एक सिद्धांतवादी पंडित है, व्यवहारिकता की कमी थी और केवल कपटपूर्ण जासूसी जाल बनाने में भी उनका विश्वास रखता है। कपटपूर्ण जासूसी जाल, कुछ ऐसे वर्ड पे आप ध्यान दो, कपटपूर्ण जासूसी जाल बनाने पे पॉइंट जॉली का है। अगर हम यहाँ पे इन साधन की बात करें और कितना भी घृणित क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे राजा के हित में है, तो वो संभव है, उसको हमें करना चाहिए। मानवता विरोधी उसको बताया, तो ये विंटरनिस का है। कीथ में यहाँ पे अगर हम बात करें तो कीथ ने यहाँ पे बोला है कि कौटिल्य की कूटनीति में नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। तो ये बात हमें कीथ की याद रखनी है। और लास्ट में यहाँ पे मैकियावेली की तुलना की बात करें तो मैक्स वेबर जैसे लोग यहाँ पे मैकियावेली से तुलना भयंकर तरीके से कर देते हैं। अब मैक्स वेबर पूरी तरीके से यहाँ पे नकारात्मक आलोचक भी नहीं है और जवाहरलाल नेहरू भी नकारात्मक आलोचक नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे उनके तरीके के, कौटिल्य के तरीके को मैक्स वेबर भी क्रिटिसाइज करते हैं, जवाहरलाल नेहरू भी क्रिटिसाइज करते हैं। तो हम उनको अलग कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको नाम बता देता हूँ। जवाहरलाल नेहरू, मैक्स वेबर जैसे लोग यहाँ पे मैकियावेली से तुलना करते हैं, किसकी, कौटिल्य की। पश्चिमी जगत में मैकियावेली शब्द का अर्थ ही धूर्तता है, जबकि जब कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है तो कोई आलोचक इसका अर्थ ये निकालते कि कौटिल्य ने भी शक्ति ही सत्य, माइट इज राइट, और धर्म को राजनीति से अलग करने को जो है वकालत की है। अब देखो एक बात हमें पता होना चाहिए, मैकियावेली कैसा था। मैकियावेली, एक तो पहली बात हमें पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि मैकियावेली शक्ति के महत्व को यहाँ पे क्या करता है, प्रमुख या सबसे प्राथमिकता देता है। दूसरा है वो धर्म को अलग रखता है राजनीति से। तो कौटिल्य कैसे है, कौटिल्य भी यही सेम कॉन्टेक्स्ट में शक्ति को इंपॉर्टेंस देते हैं। राज्य की उत्पत्ति भी वो कहीं ना कहीं किसको मानते हैं, राज्य की उत्पत्ति दंड नीति के माध्यम से, मत्स्य न्याय की जो समाप्ति है वो किस माध्यम से, राज्य की उत्पत्ति भी किस माध्यम से हुई है, राज्य की उत्पत्ति भी एक प्रकार से कानूनों के निर्माण, दंड नीति के उद्भव के माध्यम से हुई है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, ये कौटिल्य भी शक्ति के महत्व को प्रतिपादित करते हैं, शक्ति के माइट इज राइट वाले पॉइंट को प्रतिपादित करते हैं कि शक्ति के लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो वो सही है। और यहाँ पे एक जो बात लिखी ना, शक्ति ही सत्य है, कि दुनिया में आप कितनी भी नैतिकता की बातें कर लो, अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। जिसके पास शक्ति है, अगर वो जो बोल देता है वही सही है, और जिसके पास शक्ति नहीं है, फिर वो चाहे कितनी भी सही बात बोले, वो कहीं ना कहीं अपनी बात को सत्य साबित नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे शक्ति के माध्यम से जो बात कही जाए वही सत्य है, माइट इज राइट। लेकिन एक बात ये समझनी पड़ेगी, कौटिल्य धार्मिक थे, कौटिल्य धर्म का यूज राजनीति में करना चाहते थे, मैकियावेली ऐसे नहीं थे। तो इसको हम डिफरेंशिएशन जब करेंगे मैकियावेली से, तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ इतना समझेंगे। अब आधुनिक भारतीय विद्वानों की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से और कौन कौन से विचारक यहाँ पे इनको क्रिटिसाइज करते हैं या नकारात्मक रूप से यहाँ पे प्रतिपादित करते हैं इनको। जवाहरलाल नेहरू की बात आ गई,
तो गांधीवादी विचारक की बात आ गई। देखो दोनों के दोनों कैसे जो विचारक हैं, जैसे गांधीवादी विचारकों की बात करें, बहुत सारे विचारक हैं, ठीक है। जैसे इसमें राम मनोहर लोहिया जैसे लोग, जयप्रकाश नारायण जैसे लोग आ जाते हैं, तो वो लोग तरीके बहुत अच्छी बात, मतलब जैसे विनोबा भावे जैसे लोग आ जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू खुद उनके गांधीवादी विचारक माने जाते हैं। तो गांधीवादी विचारक, सबसे महत्वपूर्ण बात उनकी ये याद रखो, वो गांधी जी के जो थॉट है वो कैसे हैं, साधन और साध्य की पवित्रता दोनों को महत्व देते हैं वो, कि आप जिस लक्ष्य यानी जिस साधन तक, जिस साध्य तक या जिस लक्ष्य तक या जिस गोल तक आप जाना चाहते हो, तो उसमें आपका साधन, आपका तरीका, आपका मेथड भी प्योर होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। वो घटिया, वो नृशंस, वो क्रूर या वो बहुत ही गलत रास्ता नहीं होना चाहिए, गलत साधन नहीं होना चाहिए। इस तरीके की बातें करते हैं यहाँ पे गांधीवादी विचारक, और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू भी उसी एंगल में बात करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ पे इनको कहते हैं कि बुद्धिमत्ता तो बढ़िया थी यहाँ पे कौटिल्य की, लेकिन उन्होंने यह भी लिखा साथ में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने, कि चाणक्य कई बार बेशर्म और अनैतिक, अनस्क्रप्लस जो है वो हो जाते हैं, और उनका लक्ष्य केवल सफलता था, चाहे रास्ता कोई भी हो। तो बेशर्म और अनैतिक जैसे जो वर्ड है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जैसे इस डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वो प्रतिपादित करते, बट उन्होंने ये बात बोली है कि बुद्धिमत्ता बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, जिससे देश क्या हो पाया, यूनिफाई हो पाया, यूनाइट हो पाया, एकीकृत हो पाया। तो यूनिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल रहा है भारत का, भारत को यूनिफाई करने में, यूनिफिकेशन करने में, एकीकरण करने में, अखंड भारत बनाने में जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत माध्यम से ये कहा गया है, उनके अनुसार ये कहा गया है, कौटिल्य का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी। और साधन और साध्य की पवित्रता, ये गांधीवादी विचारक है, तो इस तरीके से कौटिल्य को क्रिटिसाइज कर देते हैं कि साधन और साध्य की पवित्रता होना चाहिए, जबकि कौटिल्य कैसे हैं, सिर्फ और सिर्फ साध्य की पवित्रता की बात करते हैं। साध्य आपका लक्ष्य आपका अच्छा होना चाहिए, साधन आपको कोई भी होगा चलेगा, इस प्रकार से ये क्रिटिसाइज कर देते हैं। इसके बाद आगे बात करें हम, तो आगे यहाँ पे नाम आता है आलोचना के मुख्य बिंदु। अगर हम सारांश देखें, सारांश के माध्यम से हम ये समझेंगे कि ओवरऑल किन किन पॉइंट्स पे कौटिल्य दुनिया को बुरे लगते हैं, मतलब हमारे समाज में, हमारी इस राजनीति में, हमारे इस इतिहास में कौटिल्य को किन किन बातों को लेकर के बुरा माना जाता है, उनकी आलोचना की जाती है, नकारात्मक रूप से उनको, निगेटिव एस्पेक्ट में उनको किस प्रकार से लोग बुरा भला कहते हैं, मतलब बुरा निगेटिव पॉइंट्स बोलते हैं उनके लिए। तो एक तो है उनमें नैतिकता नहीं थी, कि उनमें कोई भी प्रकार का मोरालिटी नहीं थी। एमोरलिज्म की बात यहाँ पे बहुत करते हैं वो। एमोरलिज्म मतलब ये होता है कि अनैतिकता बहुत भरी पड़ी है, कोई भी काम करना है तो वो नैतिकता को आधार लेकर के नहीं चलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए कोई भी मेथड यूज करना है तो वो कर जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना करनी थी, तो उसके लिए उनको क्या चाहिए थे, बहुत सारे दोस्त चाहिए थे, मतलब मित्र चाहिए थे। मित्र, मित्र मीन्स एक ऐसे सहयोगी हमें मिल जाए जिससे हम क्या कर लें, इस नंद वंश का सफाया करते हैं, इस मगध में जो नंद वंश बैठा हुआ है उसका सफाया करते हैं। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो कर रहे थे, वो तो कई सारे मित्रों का सहयोग लिया उन्होंने, आसपास के अलग अलग महाजनपदों का सहयोग लिया, लेकिन समय आने पर उन्हीं मित्रों को उन्होंने धोखा भी दे दिया, विश्वासघात भी कर दिया, उनको मरवा भी दिया कुछ लोगों को। तो इस तरीके से क्या किया इन्होंने, अपने लक्ष्य को तो प्राप्त कर लिए, लेकिन तरीके बहुत घटिया थे उनके, नैतिकता ही नहीं थी। तो ऐसे में क्या हो जाता है, थोड़ा सा अविश्वास बढ़ता है, जो कि सही नहीं है। आलोचना इस बात पे होती है कि दुनिया में रिश्ते ऐसे नहीं बनते हैं, रिश्ते में भरोसा, विश्वास होना चाहिए, विश्वासघात नहीं होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे साध ही सर्वोपरि, ठीक है, साध ही सर्वोपरि की बात यहाँ पे बोली जाती है कि हमारा लक्ष्य ही सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम मेथड क्या यूज कर रहे हैं, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। और तीसरा है जासूसी पर अत्यधिक निर्भरता। कौटिल्य सबसे ज्यादा जो है बदनाम है या फेमस है, इनफेमस है, कुख्यात है अपनी बातों को लेकर के, वो है जासूसी को लेकर के। उन्होंने ऐसे ऐसे जासूसों की बात की है, ऐसे ऐसे संचार व्यवस्था की बात की, संचरा व्यवस्था की बात की, जिसमें अलग अलग प्रकार के जासूस हैं, कुछ ऐसे जो चलते फिरते जासूस हैं, कुछ स्थिर वाले जासूस हैं, और बहुत अलग कैटेगरी के जासूस, छह छह प्रकार के स्थिर जासूस हैं, चार पांच पांच प्रकार के जो है संचार वाले जासूस हैं, और कई सारी विषकन्याओं की बात की उन्होंने, कई सारे अलग अलग ऐसे ऐसे जो है गुण पुरुषों की बात की है, जो कि बहुत ज्यादा क्या है, हत्या करने में भी निपुण है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा क्रूर हो जाते हैं, अविश्वास का माहौल पैदा हो जाता है कि बेटे को पिता के खिलाफ जासूसी करने को कहना,
कि बेटा भी अपने पिता के खिलाफ जासूसी कर सकता है और पिता को मरवा सकता है, उनकी हत्या करवा सकता है। तो इस प्रकार की बातें भी इनके ग्रंथ में देखने को मिलती हैं। इसके बाद क्रूर दंड, छोटे अपराधों के लिए भी मृत्यु दंड और अंग भंग करने की सजा देने की बात कर देते हैं। तो इस मामले में भी ये बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं कि अपराध की जो नेचर है, फर्क नहीं पड़ता वो नेचर क्या है, उसका प्रकृति क्या है। अपराध में अगर हमने चोरी भी की है तो आपने हाथ, जिस हाथ से चोरी की है उस हाथ को काट दिया जाएगा। तो इस प्रकार के जो है पनिशमेंट यहाँ पे इनके समय में दी जाने की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो ये भी खतरनाक है। तो ये आधार है जिस आधार पे हम इनको क्या करते हैं, इनकी आलोचना करते हैं। और सबसे बड़ा आधार यहाँ पे आपको याद होना चाहिए, वो है इनके साधन और साध्य दोनों की पवित्रता ना होना, इनका अनैतिक तरीकों का उपयोग करना अपने साध तक पहुंचने में, अपने लक्ष्य तक पहुंचने में अनैतिक तरीकों का प्रयोग करना, जिस वजह से इनको क्रिटिसाइज किया जाता है। आपको यही पॉइंट एग्जाम में आ सकता है कि साधन और साध की पवित्रता पर क्या कौटिल्य बल देते थे? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी इनकरेक्ट, मतलब इनकरेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बल नहीं देते थे, वो सिर्फ और सिर्फ साध्य की पवित्रता पर बल देते थे। मतलब बातों में आप स्टेटमेंट ढूंढो, जो बातें हमने पढ़ी है ना वही आपके एग्जाम में स्टेटमेंट बनने वाले हैं। ठीक है, अब आता है कौटिल्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कौटिल्य के प्रति जो अलग अलग विचारकों का सकारात्मक दृष्टिकोण है, पॉजिटिव एस्पेक्ट में कुछ बातें बोली गई हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे प्राचीन भारतीय विद्वान क्या कहते हैं, जैसे हमने अगर हम बात करें हम नकारात्मक एस्पेक्ट में दृष्टिकोण में हमने प्राचीन भारतीय विद्वान, फिर हमने प्राचीन विदेशी विद्वान, फिर आधुनिक भारतीय विद्वान और आधुनिक विदेशी विद्वान देखे। उसी के बाद हम इसी कड़ी में अब हम सकारात्मक एस्पेक्ट में देखते हैं प्राचीन भारतीय विद्वान इनके बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय साहित्य जो है उसमें आपको कौटिल्य को एक ऐसे ऋषि के तौर पे क्रिटिसाइज, मतलब सकारात्मक रूप से ऐसे बताया जाता है, ऋषि के तौर पे, पुरोहित के तौर पे। मैं आपको बोलूंगा पुरोहित, ऋषि, और एक ऐसा सलाहकार जिसने कहीं ना कहीं एक साम्राज्य की स्थापना कर डाली और बिना किसी हथियार के उठाए। मतलब इतना बुद्धिमान, इतना प्रतापी, इतना कुटिल, ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही स्मार्ट, मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का व्यक्ति हो सकता है, जिसने धर्म और राज्य की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों को उठाया और दोनों को यहाँ पे सदुपयोग करके एक मौर्य साम्राज्य, कल्याणकारी साम्राज्य की नींव रखी। अब देखो कौटिल्य को उसी उन्हीं पॉइंट्स के आधार पर उसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि इसने मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की है बहुत ही घटिया तरीके से की है, गलत प्रयोग, गलत माध्यम प्रयोग किए, गलत रास्ते प्रयोग किए। लेकिन अगर मैं आपसे बात बोलूं कि कौटिल्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की तो क्यों की, क्योंकि नंद वंश उससे ही बुरा था, नंद वंश उससे भी खतरनाक था, उससे भी क्रूर था। नंद वंश की जो तौर तरीके थे शासन करने के, प्रशासन करने के, वो इतने खतरनाक थे, इतने क्रूर थे, इतने नकारात्मक थे कि मौर्य साम्राज्य या उसका जो स्थापना करने का तरीका काफी हद तक बहुत तुलनात्मक रूप से कहीं ना कहीं अच्छा था। तो हम ये ओवरऑल कह सकते हैं उसके सकारात्मक दृष्टिकोण में कि कौटिल्य बुरे नहीं थे। कौटिल्य के समय का जो आसपास का जो समय था, कौटिल्य के समय जो परिस्थितियां थी वो खतरनाक थी। अगर वो ऐसे तरीकों का यूज नहीं करता तो कभी ऐसे मौर्य साम्राज्य, इतने विशाल काय मौर्य साम्राज्य की स्थापना नहीं कर पाता। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि कौटिल्य ने ऐसे तरीकों का यूज क्यों किया। कौटिल्य ने ऐसे तरीकों का यूज क्यों किया, क्योंकि उस जमाने में ऐसे तरीके कॉमन थे, सामान्य थे। क्योंकि नंद वंश बहुत बुरा या कुप्रशासन अपने जनता का कहीं ना कहीं क्या कर रहा था, बहुत ज्यादा उनके साथ मतलब अन्याय कर रहा था, दुराचार, उनके अधिकारों का हनन, किसी प्रकार का कोई कल्याण की बात होती नहीं थी, सब बर्बादी, हर जगह भ्रष्टाचार बैठा हुआ था। तो उसको खत्म करने के लिए उन्होंने साम दाम दंड भेद की। ऐसे में अगर मैं कल्याणकारी तरीका या बहुत ही सकारात्मक तरीका, बहुत ही नैतिक तरीका अपनाऊंगा, कौटिल्य कहते हैं या सोचते होंगे कि, तो मैं कभी सफल नहीं हो सकता, इस नंद वंश को कभी नहीं हटा सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ा साम्राज्य है इसका, तो उसमें मुझे कुछ तरीके अलग यूज करने पड़ेंगे। तो उन्होंने धर्म और राज्य की रक्षा के लिए ये शस्त्र या ये बुरे तरीके अपनाए। हमें समझना पड़ेगा कि उनकी मजबूरी रही, उनकी परिस्थितियां ऐसी रही जिस वजह से उनको ऐसा करना पड़ा। ठीक है, तो बात आप यहाँ पे समझो। अब यहाँ पे कौन से ऐसे लोग हैं जो इनको इस तरीके से अच्छे तरीके से या पॉइंट सकारात्मक तरीके से इनको बताते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी मजबूरी रही है, इनकी परिस्थितियां रही हैं जिस वजह से इनको ऐसा काम करना पड़ा। उसमें कामंदक का ही नाम आता है, नीतिसार नाम की किताब में कहते हैं कि जो कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है,
वो अपनी बुद्धि रूपी वज्र से नंद वंश के पहाड़ को काट दिया और अर्थशास्त्र रूपी समुद्र से नीतिशास्त्र रूपी अमृत निकाला। मतलब कहने की बात वही है जो मैं आपको अभी समझा चुका हूं, उसका क्रक्स समझा चुका हूं कि नंद वंश जैसे पहाड़ रूपी साम्राज्य को आप क्या बस चाकू छुरी से दूर कर सकते हो क्या? बोल चाल करके, बोल चाल के माध्यम से आप उसको सुधार सकते हो क्या? नंद वंश को या उसके राजा घननंद को वो सलाह देने गए थे उनके दरबार में पाटलिपुत्र। तो क्या किया घननंद ने? घननंद ने उनको बेइज्जत करके, उनका अपमान करके वहां पे उनको भगा दिया, उनको जेल में डालने की व्यवस्था तक करने की बात बोल दी। लेकिन फिर भी उनके मंत्रियों ने उनको सजेशन दे दिया कि वो पुरोहित है, उनको कभी ब्राह्मणों को कभी जेल में नहीं डाला जाता है। इस वजह से वो बच गए, अदरवाइज कौटिल्य को तो जेल में ही डाल देते वो घनंद। तो घनंद जैसे क्रूर पापी नृशंस राजा को हटाने के लिए, पहाड़ जैसे साम्राज्य को हटाने के लिए हमें कुछ ऐसे साधन का यूज करना पड़ेगा, हमें बुद्धि का यूज करना पड़ेगा, हमें अर्थशास्त्र जैसे समुद्र रूपी जो है नीति शास्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। और इसका प्रयोग करके ही हम इस वज्र रूपी जो है नंद वंश के पहाड़ को उखाड़ फेंकेंगे। तो ये कामंदक ने नीति सार के माध्यम से बात बोली है। लेकिन आपको पता है फिर तरीके उन्होंने बोले कि तरीके के मामले में ये कुछ ज्यादा ही क्या है क्रूर हो गए हैं। सोमदेव सूरी नीति वाक्यमृत, ठीक है, या नीति वाक्यामृत, इसमें वो इनको कौटिल्य को बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं कि राज्य संचालन के नियमों को राजा के अनिवार्य बताया। ठीक है, देखो कौटिल्य ने ये एक बहुत अच्छी बात बोली है, या कौटिल्य ने एक बात बहुत अच्छी बात ये की है कि राज्य के संचालन के लिए जो नियम है, ठीक है, वो राजा के लिए अनिवार्य कर दिए कि राजा को अपने कल्याणकारी राज्य में ये काम करने पड़ेंगे और ये राजा के लिए नियम बनाए गए हैं। राजा नियम से ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर क्या है? नियम है, कानून है, संविधान है, और राजा भी उनका पालन करेगा। तो ये कितनी बड़ी बात है, एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण ऐसे तो होता है। और कौटिल्य ने राज्य की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, जो कि सही था। एक अगर मजबूत, अखंड और यूनाइट एक स्टेट या राज्य का या फिर साम्राज्य का निर्माण करना है तो हमें उसके लिए जरूरी है नियमों का निर्माण करें, हम संविधान का निर्माण करें, हम कानूनों का निर्माण करें। और कानून का निर्माण कहीं ना कहीं कौटिल्य ने किया, संविधान का निर्माण किया, वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया, प्रशासन का पूरा ढांचा तैयार किया, संरचना तैयार की, तीर्थों का निर्माण किया, सप्तांग सिद्धांत के माध्यम से पूरा राज्य का स्ट्रक्चर पैदा कर दिया उन्होंने। उन्होंने विदेश नीति के लिए अलग अलग 60 गुण नीति दी, चातुर्गुण नीति दी, ठीक है, मंडल सिद्धांत दे दिया उन्होंने। और उसकी सुरक्षा के लिए, उसके संगठन के लिए गुप्तचर व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था की कहीं ना कहीं उन्होंने नींव रखी। और साथ में अलग अलग जो मंत्री व्यवस्था, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उनका चयन कैसे होगा, उसके लिए भी उन्होंने परीक्षा, उपधा पद्धति की व्यवस्था, काम उपधा, अवयोपधा, इन सबको आप पढ़ोगे अभी आगे जाकर क्लास में। तो उनकी उन्होंने व्यवस्था की बात की। तो ये है कौटिल्य की कहीं ना कहीं यहाँ पे सोच विचार, जिस वजह से एक बेहतरीन स्टेट का यहाँ पे निर्माण हो पाएगा। अब यहाँ पे दंडी नाम के जो है व्यक्ति आते हैं, विद्वान आते हैं, दश कुमार चरित्र में वो बोलते हैं कि कौटिल्य की कठोरता को जानते थे, फिर भी उन्होंने कौटिल्य की तीक्ष्ण बुद्धि, देखो बुद्धि के मामले में राजा को सफल बनाने की क्षमता का सम्मान किया उन्होंने, कि राजा को राजा बनाने में और राजा को सफल बनाने में, राजा को सिर्फ राजा, चंद्रगुप्त को सिर्फ चंद्रगुप्त राजा नहीं बताया उन्होंने, चंद्रगुप्त को सफल भी बनाया। मतलब कहने वाली बात यह है कि मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना तो की, मौर्य साम्राज्य को सफलतम तरीके से आगे 40-50 वर्ष तक, ठीक है, जब तक मौर्य ये चंद्रगुप्त मौर्य जिंदा था तब उसका संचालन करने की भी बात भी उन्होंने बताई, और उसके नियमों का उन्होंने ढांचा भी तैयार किया। उसके बाद आपको पता है बिंदुसार आए, अशोक आए, अगले 300-400 साल तक, 250-300 साल तक पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य खड़ा रहा। तो किस आधार पे, किस नींव पे? इस व्यक्ति की बातों, इस व्यक्ति के बनाए गए सिद्धांतों की नींव की वजह से इस साम्राज्य का कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, सस्टेनेबल तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ पाया। विष्णु पुराण में भी यहाँ पे क्या कहते हैं ये, देखो यहाँ पे दंड नीति को भी इन्होंने क्या है सर्वश्रेष्ठ बताया था, किसने? दंडी ने। ठीक है, ये आपको बात बताना चाहिए। विष्णु पुराण में कौटिल्य को भविष्य वक्ता के रूप में सम्मान दिया गया है, और लिखा है कि द्विज ब्राह्मण और ब्राह्मण जो है कौटिल्य नंदों का नाश करेगा और चंद्रगुप्त को राजा बनाएगा। यहाँ उन्हें एक देवीय कार्य करने के लिए व्यक्ति के रूप में देखा गया है। ठीक है, देखो नंदों को आपको पता है महापद्मनंद, ठीक है, उसको क्षत्रिय कुल का नहीं बताया गया, ठीक है, वो क्षत्रिय कुल का नहीं था। अब यहाँ पे कौटिल्य क्या है, एक ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण क्या करेगा, इस क्षत्रिय कुल का जो राजा नहीं है, नंदवंश या जो राज्य नहीं है, इसको क्या करेगा,
समापन करेगा, इसका सफाया करेगा, और ब्राह्मण क्या करेगा, द्विज जो है एक नए क्षत्रिय राजा या उसके माध्यम से, ब्राह्मण के माध्यम से एक नए राज्य की नींव रखी जाएगी। तो इस प्रकार से विष्णु पुराण थोड़ा सा क्या है आपको पता है, वही वर्ण व्यवस्था का महत्व दे रखता है। तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था के एंगल को यहाँ पे क्या है थोड़ा सा पैट्रोनाइज किया है, उसको महत्व दिया है, प्रतिपादित किया है कि हाँ यहाँ पे एक ब्राह्मण ने एक नए साम्राज्य की नींव रखी है या शुरुआत की है। अब आता है आधुनिक भारतीय विद्वान इनको किस प्रकार से यहाँ पे तारीफ करते हैं, सकारात्मक पॉइंट में बात बोलते हैं। मॉडर्न जो इंडियन स्कॉलर्स हैं उन्होंने खास तौर पे भारतीय विचारकों ने, देखो बहुत सारे लोग बुरी बातें बोलने के लिए सामने खड़े हैं कि कौटिल्य ऐसे हैं, कौटिल्य ने बहुत गलत तरीकों का यूज किया, कौटिल्य ने राज्य की स्थापना तो की लेकिन कितने बुरे तरीके थे, हजारों लाखों की बलि चढ़वा दी उन्होंने अपने फायदे के लिए। लेकिन लेकिन एक बात हमेशा जो सकारात्मक, अगर मैं नकारात्मक की बात बोलूं तो नकारात्मक हमेशा एक बात को बार बार दोहराते रहते हैं कि वो तरीके गलत यूज करते हैं, वो बहुत ही क्रूर विश्वासघाती तरीके का यूज करते हैं। तो इस मामले में नकारात्मक जो दृष्टिकोण रखने वाले विद्वान हैं वो जीत जाते हैं। लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण वाले जो विद्वान हैं, चाहे वो भारतीय हो चाहे विदेशी पाश्चात्य हो, वो अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए हमेशा एक बात को दोहराते हैं, वो है कि कौटिल्य की परिस्थिति, कौटिल्य ने एक राज्य का एकीकरण किया और ऐसी परिस्थिति में किया जब कोई नैतिकता को महत्व नहीं देता था, बहुत कम देता था, या फिर तो उस जमाने में नैतिकता का प्रयोग करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन अगर एकीकरण का हमें काम करना है, राज्य का एकीकरण करना है, राज्य को यूनिफाई करना है, समग्र रूप से उसको यूनिफिकेशन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे तरीके का यूज करना पड़ता है, जो कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट हमारा जो काम है एकीकरण का वो हमें करना जरूरी हो जाता है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म में चाहे हम कितना भी अच्छा काम करें, लॉन्ग टर्म में वो हमारे देश की प्रजा के नुकसान में होगा। जैसे मैं आज बोलूं आपसे कि आज आपको एक युद्ध लड़ना है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, मैं यहाँ पे जस्टिफाई नहीं करूंगा किसी को, लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हमें आज एक युद्ध लड़ना है जिसमें 50 लोगों की मौत होगी, लेकिन आगे आने वाले 50 से 100 लोगों की मौत हो सकती है उसमें, लेकिन आगे आने वाले 1000 साल या 100 साल या 200-300 साल तक हम कहीं की बहुत अच्छी कंडीशन में रहेंगे, शांति प्रिय तरीके से रहेंगे, जिसमें ऐसा शासन होगा जिसमें सबका कल्याण होगा, सबके सुख की बात होगी, प्रजा सुखी की बात होगी। तो ऐसे में अगर हमें 50 से 100 लोगों की बलि चढ़ानी पड़े तो क्या संभव है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोग एग्री करोगे। अब मैं दूसरी बात बोलूंगा यहाँ पे कि एक ऐसा युद्ध करना है, एक ऐसी व्यवस्था हमें लाना है जिसमें हमें कभी भी एक व्यक्ति को मरने नहीं देना है, लेकिन युद्ध कभी भी हो सकता है, युद्ध कभी भी अशांति आ सकती है, कभी भी कोई भी हमारे ऊपर हमला कर सकता है, कभी भी कोई भी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। इसमें छुटपुट तरीके से हमारे 20 लोग, कभी 30 लोग, कभी 40 लोग, कभी 50 लोग ऐसे मारे जा रहे हो अगले 20, 25, 30 साल, 50, 100 साल तक इसी तरीके की व्यवस्था चलती रहेगी। आप खुद सोचो, अगर ये व्यवस्था, लड़ाई झगड़े वाली व्यवस्था लंबे समय तक चलेगी तो हजारों लाखों लोग मारे जाएंगे, लेकिन 50 से 60 लोग अगर एक बार शहीद हो जाएं तो उसमें लंबे समय तक जो शांति बनी रहेगी वो ज्यादा यहाँ पे कारगर सिद्ध होगी। तो बात मैंने वही बोली है कि अल्टीमेट हमारा क्या है उद्देश्य, कल्याण लाना। क्या कल्याण लाना? प्रजा का कल्याण लाना, प्रजा सुख की बात करना, ठीक है। उसमें दो रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। एक रास्ता हो सकता है कि एक बार में युद्ध कर ले, ठीक है, एक बार युद्ध कर ले, या एक बार अनैतिक हो जाए, ठीक है, एक बार युद्ध कर ले और एक बार अनैतिक हो जाए, ठीक है, एक ये चीज हो सकती है। दूसरा एस्पेक्ट हो सकता है कि एक बार युद्ध, एक बार अनैतिक नहीं होना है, हमें हमें हमेशा नैतिक रहना है, हमें हमेशा युद्ध के खिलाफ रहना है, ठीक है। तो ऐसे में भी हमें कहीं ना कहीं क्या है, शांति सही सुरक्षा मिल सकती है क्या? नहीं। हम अगर नैतिक हैं तो सामने वाला भी तो अनैतिक, मतलब हमारे नैतिक हो जाने से ये नहीं होता है कि सामने वाला भी नैतिक हो जाएगा, हमारे शांति प्रिय हो जाने से ये नहीं है कि सामने वाला भी शांति प्रिय हो जाएगा। भारत तो हमेशा बात करता है शांति की, सुरक्षा की, आपसी सहयोग की, लेकिन पाकिस्तान शांति की बात करता है क्या? वो तो हमेशा आतंकवादी भारत के ऊपर भेजता रहता है, भारत के ऊपर अटैक करवाता रहता है। तो क्या ऐसे में भारत को एग्रेसिव यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, और तो कड़े कदम नहीं उठाना चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए। तो क्या भारत को यहाँ पे बोला जाएगा कि भारत यहाँ पे क्या एक प्रकार से गलत तरीकों का यूज कर रहा है? नहीं, परिस्थितियां ऐसी बन गई जिस वजह से भारत को ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों से, 20 से 30, 40 सालों से हम जो आतंकवाद की वजह से हमारे जो लोग मारे गए हैं, इतने तो युद्ध में भी नहीं मारे जाते हैं, हजारों लोग आतंकवाद की वजह से मारे गए हैं। एक फुल फ्लैज वॉर में इतने इतने जो है लोग नहीं मारे जाते जितने हमारे
भारत में छोटे से बड़े जो बड़े बड़े आतंकवादी हमले हुए, पूरे भारत की बात करें, विश्व की बात करें, इवन पाकिस्तान की बात करें, तो आतंकवाद की वजह से जितने लोग मारे जा रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि एक बार में फुल फ्लैज में युद्ध कर लो, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, पूरी तरीके से कल्याण और प्रजासुख की बात करेंगे। तो ये यहाँ पे बात होती है। अब आती है यहाँ पे बात आगे की, जो भारतीय विचारक है वो किस कॉन्टेक्स्ट पे यहाँ पे इनको जो है सकारात्मक तरीके से देखते हैं। सबसे पहला नाम पढ़ेंगे डॉक्टर आर श्याम शास्त्री का। आर श्याम शास्त्री वही है जो 1905 में जो मैसूर की लाइब्रेरी थी उसमें काम कर रहे थे, तो वहां पे एक रहस्यमयी ब्राह्मण आकर के उनको, तंजौर का ब्राह्मण था, वहां आकर के उनको क्या करता है, पांडुलिपियां दे देता है कुछ। वो पांडुलिपियां कुछ और नहीं थी, वो पांडुलिपियां वही थी जिसमें कौटिल्य की अर्थशास्त्र के जो प्रावधान थे, पूरी की पूरी बातें थी, वो लिखी हुई थी। तो कौटिल्य की बातें अर्थशास्त्र जो है सबसे पहले किसको मिलती है, आर श्याम शास्त्री को मिलती है। उसका हम क्या कह सकते हैं, रीडिस्कवरी किसने की थी, आर श्याम शास्त्री ने की थी। उसके पहले हमारे पास अर्थशास्त्र का कोई सीधा सबूत नहीं था। हमारे पास अर्थशास्त्र के जो सबूत मिलते हैं, उसके बातें जो मिलती हैं, वो हमें अदर बुक्स के माध्यम से, अदर लिटरेचर के माध्यम से देखने को मिलती है। जैसे विशाख दत्त हो गई, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस हो गई है, अमंदक की निधि सार हो गई है, दंडी की दश कुमार चरित हो गई है, उनमें हमें ये बातें देखने को मिलती है। लेकिन ऑफिशियली हमें आर श्याम शास्त्री की इस खोज के माध्यम से हमें पता चल पाता है। 1909 में वो प्रकाशित भी करवा देते हैं। तो इस तरीके से ये कहते हैं कि कौटिल्य जो है अनैतिक नहीं थे, बल्कि महानतम प्रशासक थे, जिन्होंने जन कल्याण के लिए ऐसा किया है, जिन्होंने जन कल्याण के काम के लिए, मैं बता चुका हूं आपको, समझा चुका हूं कि जन कल्याण अल्टीमेट गोल था उनका। उसके लिए उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना के लिए उन्होंने काम किया था। मौर्य साम्राज्य सडनली स्थापित नहीं हो सकता, उसके लिए उनको लड़ना पड़ेगा और अनैतिक कुछ काम भी करने पड़ देंगे। ठीक है। केपी जायसवाल साहब भी यहाँ पे इनको सकारात्मक रूप से देखते हैं। हिंदू पॉलिटी नाम की एक किताब में कहते हैं कि भारतीय राजनीति के पितामह है ये। तर्क देते हैं कि लक्ष्य केवल राजा की शक्ति बढ़ाना नहीं था। कौटिल्य ने कभी राजा की शक्ति को अल्टीमेट नहीं बताया कि राजा ही सर्वे सर्वा है, जो कह देगा वही है सत्य। राजा की तुलना ईश्वर से कभी नहीं की है, देवी सत्ता कभी नहीं माना राजा को। राजा को एक राजा के तौर पे लिया है, प्रशासक के तौर पे लिया है, और राजा के लिए खुद नियम बनाए हैं। आपने अर्थशास्त्र का पहला अभिकरण ही पढ़ा होगा, 15 अभिकरण है अर्थशास्त्र के, उसमें पहला अभिकरण ही लिखा है, पहले अभिकरण में ही कौटिल्य ने पहले अभिकरण में ही बता दिया अर्थशास्त्र में, कि पहले चैप्टर में ही बता दिया अर्थशास्त्र में कि राजा की शिक्षा क्या होगी, राजा को कौन कौन सी शिक्षा होना चाहिए, राजा को कौन कौन से क्षेत्रों में शिक्षित होना चाहिए। राजा को प्रजा शिक्षित इसलिए होना है क्योंकि उसको प्रजा के कल्याण में, प्रजा सुखी में काम करना है, प्रजा के कल्याण में काम करना है। राजा के लिए ये नियम होंगे। तो आप देख रहे हो कि राजा के यहाँ पे, राजा के लिए उन्होंने किस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार कर दिए, बल्कि एक संवैधानिक राजतंत्र की बात करते हैं, वो एक डेमोक्रेटिक मोनार्की की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की बात नहीं करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे डेमोक्रेसी का कोई इतना महत्व नहीं था, और डेमोक्रेसी की बजाय रिपब्लिक जो सिस्टम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसकी बात होती थी भारत में। लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेटिक तरीके से यहाँ पे बात ना होकर के, लेकिन मोनार्की की बात हो रही थी, लेकिन वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल होगी, और वहां पे राजा धर्म के अधीन भी बताया उन्होंने। तो ये बड़ी बात है, राजा जो भी काम कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, प्रजा के सुख के लिए कर रहा है। तो प्रजा का सुख क्या है, अल्टीमेटली प्रजा का सुख क्या है, प्रजा का सुख है कि उसको चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे उसके सांस्कृतिक हो, हर एस्पेक्ट में उसके क्या है, विकास की, उसके जो है अलग अलग एस्पेक्ट है वो उसको मिलते रहे। ठीक है, ये है उसका विकास, ये उसका क्या है, राजा जो है कल्याण है प्रजा का, और ये कल्याण का काम करना ही क्या है, राजा का धर्म है। तो ये बात उन्होंने बोली थी। अरविंदो जी हैं यहाँ पे, बहुत बड़े विचारक हैं, ये भारतीय आधुनिक भारतीय विचारक हैं। ये क्या कहते हैं, इन्होंने कौटिल्य की तुलना मैकियावेली से करने का विरोध किया है कि मैकियावेली नहीं है वो, कौटिल्य जो है मैकियावेली नहीं है। अरविंदो ने कहा है कि कौटिल्य केवल सत्ता के भूखे नहीं थे। मैकियावेली इस मामले में थोड़ा सा क्या है, गलत है। मैकियावेली गलत है क्योंकि वो धर्म से हटा देते हैं राजा को या राजा की राजनीति को, प्रशासन को, शासन को धर्म से अलग कर देते हैं, और राजा को शेर और लोमड़ी की तरह बिहेव करने का बोलते हैं, कि राजा को जरूरत पड़े तो शेर बन जाए, राजा को जब जरूरत पड़े तो लोमड़ी भी बन जाए। मतलब ये ज्यादा घटिया हो सकता है। कौटिल्य ये अरविंदो कहते हैं मैकियावेली इस तरीके का है, लेकिन कौटिल्य ऐसे नहीं है। कौटिल्य राजनीतिक प्रतिभा की बात करते हैं, पॉलिटिकल जीनियस की थे वो, पॉलिटिकल मतलब जीनियस थे। उन्होंने भारत को विदेशी आक्रमण से बचाने के लिए एक मजबूत और केंद्रीकृत व्यवस्था की बात की है, इसलिए उन्होंने ऐसी आवश्यकता को समझते हुए ऐसे साम्राज्य की स्थापना के लिए आगे उन्होंने कदम बढ़ाए हैं।
अब नेहरू जी का नाम भी यहाँ पे प्रशंसा में आता है, सकारात्मक दृष्टिकोण में आता है, क्योंकि ये भी कहते हैं कि सकारात्मक जो प्रशंसा में हम इनको कहते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के माध्यम से उन्होंने लिखा है कि कौटिल्य एक अद्भुत बौद्धिक क्षमता वाले व्यक्ति थे। ये बात हमने उनको उस वाले पॉइंट में, नकारात्मक वाले पॉइंट में पढ़ी थी कि बुद्धिमत्ता की प्रशंसा हमेशा नेहरू जी ने की है, कि कौटिल्य इतना महत्वपूर्ण एक विचारक हो सकता है जिन्होंने बुद्धिमत्ता का सिर्फ और सिर्फ यूज करके पूरे के पूरे भारत को यूनिफाई कर डाला उस जमाने में। क्योंकि नेहरू जी को पता था कि भारत को यूनिफाई करना कितना टफ काम है। नेहरू, वल्लभ भाई पटेल ये दोनों काम कर रहे थे, उनको पता था कि कितना टफ काम है, ये कितना मुश्किल काम है। और कौटिल्य जैसे व्यक्ति ने अकेले दम पे अपनी बुद्धिमत्ता का यूज करके और बिना कोई ऐसा सेना का यूज नहीं किया, उनके पास कोई सेना पुलिस वगैरह भी नहीं थी, खुद उन्होंने ये सब इकट्ठा किया और पूरे भारत को एकीकृत किया। तो उस जमाने में जब लोगों को इतनी समझ भी नहीं होती थी, लोग इतने नैतिक भी नहीं होते थे, बहुत ज्यादा यहाँ पे क्रूर कंडीशन हुआ करती थी, जंगल राज वाली व्यवस्था हुआ करती थी, तब जाकर उन्होंने देश को यूनिफाई कर लिया। तो इस प्रकार से वो यहाँ पे प्रशंसा करते हैं और चाणक्य को भारतीय कूटनीति का यहाँ पे स्तंभ बोलते हैं, जो आज भी प्रासंगिक है, आज भी रिलेवेंट है, उनकी रिलेवेंसी की यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब विदेशी विद्वानों की बात करते हैं। विदेशी विद्वानों में हम बात करें तो व्यवहारिकता के मामले में वो लोग तारीफ करते हैं कि कौटिल्य व्यवहारिक बातें कर रहे हैं, कोई फालतू बातें नहीं कर रहे हैं। कौटिल्य प्रैग्मेटिज्म की तरफ झुके हुए हैं। ठीक है, और कौटिल्य आर्थिक समझ की भरी भूरी प्रशंसा उन्होंने भरी भूरी प्रशंसा की उन्होंने। ठीक है, अब कौटिल्य यहाँ पे जो अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखते हैं, उसमें अर्थशास्त्र में जो अर्थवर्ड है, अर्थवर्ड का मीनिंग क्या होता है? अर्थवर्ड का मीनिंग होता है कि किसी क्षेत्र, उस क्षेत्र में बसी हुई जनता या प्रजा, तो कोई खास क्षेत्र, उस क्षेत्र में बसी हुई प्रजा, उस प्रजा के शासन प्रशासन, उस प्रजा के लिए बनाए गए नियमों का जो संग्रह है वही है अर्थशास्त्र। ठीक है, उस क्षेत्र की, उस प्रजा की कैसे कल्याण में हम काम करें, उस क्षेत्र को कैसे और ज्यादा वृद्धि करें, उसमें उसको और समृद्ध कैसे करें, उसको और विस्तारित कैसे करें, उस विस्तारित किए गए क्षेत्र को कैसे संरक्षित करें, इस सब की बातें उन्होंने अर्थशास्त्र में लिखी हैं। अब ये कहीं की आर्थिक समझ की बात है और व्यवहारिकता की बात है, यही तो अल्टीमेटली हर एक राज्य आज के समय करना चाहता है, यही तो व्यवहारिक बातें हैं। तो अर्थशास्त्र में कोई गलत बात थोड़ी है, उन्होंने जो भी लिखा है व्यवहारिक तौर पे ही लिखा है, कि प्रैक्टिकल है वो बात, प्रैग्मेटिज्म की तरफ झुके हुए हैं वो। विद्वानों में अगर हम बात करें तो रोजर बोशी का नाम आता है, जो कौटिल्य, जो अमेरिकी प्रोफेसर हैं, अमेरिका के हैं, और वो फर्स्ट ग्रेट पॉलिटिकल रियलिस्ट के लेखक, यहाँ पे किताब है उनकी, उसमें वो क्या कहते हैं, बड़े आधुनिक प्रशंसक बोलते हैं यहाँ पे। कौटिल्य के सबसे बड़े जो है आधुनिक पश्चिमी प्रशंसक माने जाते हैं बोशे। उन्होंने क्या कहा है, कौटिल्य मैकियावेली से कहीं अधिक व्यापक है। मतलब जो मैं बात आपको बार बार दोहरा रहा हूँ, वही बात बोशे ने समझाई है कि कौटिल्य जो है मैकियावेली की तुलना में बहुत ऊपर है, बहुत वाइड है, बहुत ब्रॉड है। मैकियावेली बहुत ही नैरोड फॉर्म में, संकीर्ण है, संकीर्ण विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ते हो। अगर आप बोलो तो मैकियावेली ऐसा है, बस उसको राजा को शक्ति देना है और राजा को शासन करने का मौका देना है, फिर राजा कोई भी घटिया काम करे फर्क नहीं पड़ता। कौटिल्य ऐसे नहीं है। कौटिल्य कहते हैं राजा एक बार स्टेब्लिश हो जाए, फिर उसका काम बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड है। उसका काम सिर्फ शासन करना नहीं है, उसका काम है हर एक व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति तक ऐसे सुशासन को पहुंचाना है जिससे वो अपना हर एस्पेक्ट में विकास कर सके। तो ये बात यहाँ पे बोली गई, केवल राजा को सत्ता में रखना नहीं है, केवल राजा को शासन चलाने का मौका देना नहीं है। कौटिल्य जानते थे कि अर्थव्यवस्था कैसे बनाई जाए, कैसे समाज का कल्याण हो, अंतिम व्यक्ति तक कल्याण देने की बात यहाँ पे बोलते हैं रोजर बॉशे, ये कौटिल्य के अंदर थी। हेनरी किसिंजर भी यहाँ पे तारीफ करते हो, अमेरिका के विदेश मंत्री, वर्ल्ड ऑर्डर नाम की किताब में वो लिखते हैं कि संतुलन की नीति, बैलेंस ऑफ पावर की प्रशंसा की है। उन्होंने माना कि नेपोलियन और बिस्मार्क से सदियों पहले कौटिल्य ने यथार्थवादी विदेश नीति की समझ को समझ लिया है। जब आप भारत या फिर किसी भी एस्पेक्ट में आप ये एक विचारधारा पढ़ोगे, वो है कौन सी, इंटरनेशनल रिलेशन में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो है रियलिज्म की विचारधारा। उस यथार्थवादी या रियलिज्म की विचारधारा के अंतर्गत एक नाम आता है हेनरी किसिंजर, जो कि अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हैं। ठीक है, तो 1970-80 के दशक में अमेरिका के विदेश मंत्री थे। तो इन्होंने एक बात, या वर्ल्ड ऑर्डर नाम की किताब में बहुत सारी बातें कौटिल्य के ऊपर भी कही है, कि पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यथार्थवादी विदेश नीति अपनाई है, मित्र के साथ मित्रवत व्यवहार और अरि यानी शत्रु के साथ शत्रुवत व्यवहार कैसे करना है, ये सब की सब बातें यहाँ पे उन्होंने लिखी हैं। और एक शत्रु को कैसे डरा करके, कैसे धमका करके रखना है जिससे वो अपने पंख ना उसके निकले, उसके पर ना निकल आए, जिससे वो आज हमें
या कल के दिन हमें भी वो डराने धमकाने लग जाए। तो ये सब बातें भी उन्होंने समझाई हैं। एक विदेश नीति में सबसे बड़ा रोल यही होता है कि अपने पड़ोसी या अपने संबंध, अपने जो आसपास के दूसरे देश हैं या अपने भी जो भी आसपास के पड़ोसी हैं, देश हैं, राज्य हैं, उनसे किस प्रकार का संबंध रखना है, क्या दुश्मन का संबंध रखना है, क्या दोस्त का संबंध रखना है। तो ये सब बातें कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नाम की किताब में अपनी समझाई है। तो हेनरी किसिंजर भी यही बातें समझाते हैं। अब मैक्स वेबर की बात करें तो मैक्स वेबर भी यहाँ पे एक समाजशास्त्री हैं जर्मनी के। ये देखो यहाँ पे कौटिल्य की कठोरता की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने भी स्वीकार किया कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है राजनीतिक यथार्थ पॉलिटिकल रियलिज्म का सबसे ईमानदार और स्पष्ट ग्रंथ है। उन्होंने माना कि इसमें पाखंड नहीं है। एक्चुअली ये बात ज्यादा एक्यूरेट हम कहेंगे, मैक्स वेबर ने क्लियर कट बोली है कि देखो सभी थिंकर, चाहे कोई भी हो, चाहे आदर्शवाद की बातें करता हो, चाहे यथार्थवाद की बातें करता हो, चाहे कल्याण की बातें कर रहा है, चाहे समाजवाद की बातें कर रहा है, किसी भी एंगल में पूंजीवाद की बातें कर रहा है, अंतिम बात यही है कि वो राज्य को समुचित रूप से संचालित करना चाहता है। उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए जरूरी है अलग अलग तरीके। ठीक है, अब कौटिल्य ने किया बस इतना है कि उसको जो तरीके उस समय की परिस्थिति के हिसाब से जो अनुकूल लगे उसने उनको यूज किया, प्रयोग किया, लेकिन अंतिम रूप से कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए कोई पाखंड नहीं रखा, कोई अनाप शनाप ऐसी अच्छी बातें नहीं बोली हैं जो प्रैक्टिकल ही ना हो, जो व्यवहार में ही ना लाया जा सके। जैसे रोजर बोशी ने यहाँ पे समझाया है, ठीक है, कि प्रैक्टिकल बातें हमें करना चाहिए। तो पाखंड वो होता है जहां पे आप बोलो कुछ और करो कुछ, या आपने बोला है शांति होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, लेकिन आप कर रहे हो, युद्ध कर रहे हो, हरकतें वैसी कर रहे हो कि युद्ध होने की संभावना बढ़ जाए। तो वैसा नहीं होना चाहिए। आप अगर करना चाहते हो युद्ध तो आप सीधा बोलो युद्ध करना चाहिए, इस पे युद्ध जरूरी है, यहाँ पे साम दाम दंड भेद करना पड़ेगा, दंड देना पड़ेगा, भेद करना पड़ेगा, फूट डालना पड़ेगा। सीधा बोल दिया ना कौटिल्य ने, जरूरत पड़े तो आप भेद डाल दो किसी भी दो देशों के बीच में, जरूरत पड़े तो दो देशों के बीच में लड़वा दो उनको आपस में, सीधा बोल दिया। तो पाखंड नहीं रखा है, मैक्स वेबर ये बातें बोलते हैं। इसके बाद हम आगे सकारात्मक पॉइंट में ये देखते हैं कि सकारात्मक एस्पेक्ट में कौन सी बातें ऐसी हैं जिस वजह से कौटिल्य को सकारात्मक माना जाता है। कि कौटिल्य आखिर कितने भी हम उनकी बुराइयां निकाल लें, लेकिन कौटिल्य ने जो बातें या जो काम किए हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत सकारात्मक रहे हैं, जिस वजह से आज हम उनको याद रखते हैं। तो वो सकारात्मक पॉइंट जो है वो जिस वजह से उनको याद रखा जाता है वो है कल्याणकारी राज्य। देखो दुनिया में कल्याणकारी राज्य की बात सबने की है, हर एक राजनीतिक विचारक बोलता है कि कल्याणकारी राज्य के लिए कह रहे हैं हम, समाजवादी भी कहते हैं कि हमें भी कल्याणकारी राज्य बनाना है, हमें भी समानता लाना है, इसलिए हम कहीं ना कहीं वर्ग संघर्ष की बात कर रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं नहीं हम तो भौतिक आदर्शवादी जो है द्वंदात्मक पद्धति की बात कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं हम नहीं तो भौतिकवादी द्वंदात्मक पद्धति की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य साम्यवाद समानता लाना है, कल्याणकारी राज्य बनाना है। ठीक है, तो सबका अंतिम उद्देश्य कल्याणकारी राज्य और प्रजा के सुख में बात करना है। कौटिल्य ने भी वही बात की है, तो कुछ गलत नहीं किया, तरीके उनके अलग हैं वो बात अलग है, लेकिन आखिर उनका उद्देश्य कुछ गलत तो है नहीं कि पूरी की पूरी सभ्यता को ही खत्म कर देना है। ठीक है, तो ये बात हमें पता होना चाहिए कि ऐसे विचारक हैं जिन्होंने प्रजा के सुख में ही काम किया है। उनके अर्थशास्त्र में एक बात लिखी है कि राजा का कर्तव्य है, परम कर्तव्य है, प्रजा सुखे सुखम राजम सुखम राज्यम राज्य, प्रजा सुखे सुखम राज्य, कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के सुख में ही राजा को अपना सुख ढूंढना चाहिए, ये बात बोली है। अब यथार्थवाद के अंतर्गत हम ये बोलेंगे कि कौटिल्य ऐसा विचारक है जो यथार्थवादी बातें बोलता है, कोई पाखंड नहीं है, जो वास्तविकता है, शक्ति की बातें हैं वो उन्होंने बोली है। आदर्श में जीने के बजाय वो जमीनी हकीकत का सामना उन्होंने करना सिखाया है कि जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो ही आप सामने देखो, उनका यूज करो। जैसे मैं ही अगर अपनी बात बोलूं तो मुझे अगर कोई बोले कि देखो तुम ये कर लोगे तो ये हो जाएगा, वो कर लोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, मैं बोलूंगा ठीक है ना, लेकिन वास्तविक रूप से अभी है क्या हमारे पास, हमें वो देखना है, उस हिसाब से फिर आगे बढ़ना है, आगे अपनी जिंदगी बढ़ाना है। तो प्रैक्टिकली आगे बढ़ना हमें ज्यादा जरूरी रहता है, बैलेंस होना चाहिए, फिर प्रैक्टिकली आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी रहता है। एक और महत्वपूर्ण बात है महिला अधिकारों की। उस जमाने में परिस्थितियां कितनी बुरी होती होंगी महिलाओं के लिए आप भी समझ सकते हो, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति ब्राह्मणवादी, एक विचारक जो, ठीक है, थोड़ा सा क्या है कट्टर भी है, थोड़ा सा रूढ़िवादी भी है, लेकिन फिर भी महिलाओं के अधिकारों की बात करता है, महिलाओं की संपत्ति की अधिकार की बात करता है, महिलाओं के पुनर्विवाह की अनुमति देने की बात भी करता है। और उस समय जो क्रांतिकारी है, उस समय ऐसी बात करना बहुत बड़ा क्या है, एक गलत जो है मैसेज जाता था लोगों के बीच में कि महिलाओं को पुनर्विवाह, मतलब ये तो एक प्रकार से दूसरी शादी महिलाओं की करने के जैसा हो जाएगा, महिलाओं को संपत्ति देने का अधिकार, ये तो एक प्रतिशतात्मक समाज के ऊपर एक चोट है। ऐसी बातें करना कहीं ना कहीं उस समाज में क्रांतिकारी था, उस समाज, उस समय के समाज में।
और प्रशासनिक दक्षता, अगर आधुनिक नौकरशाही की बात करें और बजट निर्माण की बात करें तो आपने देखा है आधुनिक नौकरशाही में आईएएस, आईपीएस ये सब लोग आ रहे हैं, हम सब जानते हैं इनके बारे में। आज के जमाने में देखो बजट बनता है साल भर का, उस हिसाब से खर्चे होते हैं, उस हिसाब से प्राप्तियां, बजट जो है, रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, चाहे पूंजीगत व्यय हो, पूंजीगत आय हो, राजस्व व्यय हो, राजस्व आय हो, ये सब जो ढांचे हैं आज के समय आप अपनी सरकारों में आज भी हम अपनी अर्थव्यवस्था में देखते हैं, वो सब का सब उन्होंने उस समय ही प्रतिपादित कर दिया, उस समय ही उन्होंने इजाद कर दिया कि ये व्यवस्था में अपने राज्य के सुचारू रूप से संचालन के लिए बनानी चाहिए। ठीक है, तो ये बात उन्होंने देखी, यहाँ पे बनाई है। ठीक, ये बात आप यहाँ पे याद रखो। इस तरीके से कौटिल्य क्या करते हैं, अपने विचारों के माध्यम से एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करते हैं, जिस वजह से उनको सकारात्मक माना जाता है। अब कौटिल्य के विचार यहाँ पे हम देखेंगे, उनके धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण की बात करेंगे। देखो एक प्रकार से अब ओवरऑल हमारे दिमाग में ये आ चुका है कौटिल्य धर्मनिरपेक्ष थे या नहीं थे। धर्मनिरपेक्ष के मामले में आपको एक बात पता होना चाहिए कौटिल्य की, कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक लौकिक है, सेकुलर ग्रंथ है। इसमें धर्म, धार्मिक आचरण, नैतिक कर्तव्यों के बजाय राज्य की व्यवहारिक हित सफलता पर जोर दिया गया है। धर्म को निजी मामला मानते हुए यह भी सुझाव देते हैं कि आर्थिक संकट के समय राजा मंदिरों के धन का उपयोग भी कर सकता है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई कि देखो धर्म एक क्या होता है, निजी मामला होता है। मुझे पूजा करनी है बौद्ध धर्म में, मुझे जैन धर्म अपनाना है, मुझे हिंदू, शैव, वैष्णव किसी भी शाक्त संप्रदाय में जाना है तो मैं जा सकता हूँ। धर्म एक होता है कि कोई भी अच्छे आचरण को धारण करना। ठीक है, और अच्छे आचरण मतलब एक राजा के लिए अच्छा आचरण क्या है, वो है प्रजा का सुख। तो इस प्रकार से वो धर्म को राजनीति में इन्वॉल्व करा करके बोलते हैं कि प्रजा का सुख ही परम धर्म है राजा के लिए। तो राजा या राजनीति को वो धर्म से जोड़ते हैं, इस तरीके से वो धर्म को जोड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो धर्मनिरपेक्ष कहलाते हैं, फिर भी वो धर्मनिरपेक्ष कहलाते हैं क्योंकि उनका अर्थशास्त्र जो है लौकिक ग्रंथ है, श्लोक की बातें करता है, उसमें ईश्वरीय सत्ता की बातें ऐसी नहीं करी गई है कि एक कोई शक्ति है, एक ब्रह्म है जो यहाँ पे शक्ति का संचालन कर रहे हैं, तो इस प्रकार से वो धर्मनिरपेक्ष कहलाएंगे। कोई अगर आपको बोलता है कि ये धर्म को महत्व देते हैं, तो धर्म क्या, किस प्रकार के धर्म को, प्रजा सुख उनका धर्म था, प्रजा सुख के धर्म को उन्होंने महत्व दिया, तो क्या इस मामले में हम उनको धर्मनिरपेक्ष नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे उनको धर्मनिरपेक्ष, क्या बिल्कुल कहेंगे धर्मनिरपेक्ष। प्रजा सुख एक अलग प्रकार का धर्म होता है। उन्होंने कोई हिंदू धर्म या जैन धर्म या बौद्ध धर्म की बात तो की नहीं कि हमें अपना राज्य जैन धर्म के अकॉर्डिंग चलाना है, हमें अपना राज्य जो है हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग चलाना है। वो बात अलग है कि यहाँ पे बाद में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म ग्रहण कर लेते हैं, संथाल संलेखना के माध्यम से जीवन में त्याग देते हैं, लेकिन जब तक वो शासन संचालन कर रहे थे तब तक उन्होंने प्रजा सुख को ही अपना परम धर्म माना है। दूसरा, उन्होंने यहाँ पे दार्शनिक आधार पॉइंट पे यहाँ पे राजनीति को धर्म से अलग कर एक स्वतंत्र विषय बनाया है। उन्होंने राज्य को सभी मामलों में अंतिम अधिकार देकर के उसे संप्रभु बना दिया है, और समय के ब्राह्मणवादी कानूनों में एक बड़ा बदलाव था। इस विचार ने भारत में मजबूत केंद्रीय साम्राज्य के निर्माण में मदद की है। ठीक है, तो आप देख सकते हो उस जमाने में ही ऐसी बड़ी बड़ी क्रांतिकारी बातें कर रहे थे। गरीबी और शासन के मामले में हम अगर देखें तो कौटिल्य के बात बोलते हैं कि राज्य में गरीबी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार जब लोग गरीब होते हैं ना तो वो लालची हो जाते हैं। गरीब होगा तो व्यक्ति लालची होगा, और लालची होता है तो उदासीन हो जाता है, वो काम नहीं करता है, फिर वो उसको लगता है कि कुछ बैठे बिठाए पैसे मिल जाएं, और फिर वो दर्शाता है कि आर्थिक स्थिरता को राज्य की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण। फिर वो जब बैठ जाता है व्यक्ति, लालची हो जाता है, उदासीन हो जाता है, तो फिर यहाँ पे वो क्या कर सकता है, देशद्रोह का काम कर सकता है। कैसे कर सकता है? देखो भारत में जैसे अभी आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के समय कई सारे भारतीय लोग ही पाकिस्तान की कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे, पाकिस्तान को जासूसी इंफॉर्मेशन दे रहे, भेज रहे थे। कई सारे भारतीय व्यक्ति ही पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन दे रहे थे, बेरोजगारी की वजह से, गरीबी की वजह से। सबसे बड़ा पॉइंट है कि पैसा उनको मिल रहा था वहां से लाखों में। कई सारे यूट्यूबर्स आपने देखे होंगे, तो वो पकड़े गए बाद में। तो जब व्यक्ति गरीब होते हैं, लालची हो जाते हैं, और जब बेरोजगार हो जाते हैं तो उदासीन हो जाते हैं, उनको लालच आसानी से दिया जा सकता है, और दुश्मन देश लालच देकर के उनसे जासूसी वाली इंफॉर्मेशन ले जा सकते हैं और हमारे देश का नुकसान कर सकते हैं, देशद्रोही पैदा हो सकते हैं हमारे राज्य में। तो गरीबी नहीं होना चाहिए, गरीबी की समाप्ति की बात बोली। आज भी हमारे देश में अगर गरीबी बढ़ेगी तो बहुत सारा नुकसान हमारे देश को ही होगा, ये बात हमारी सरकारों को समझना चाहिए। और अन्य रचनाएं यहाँ पे बात करें हम, वी.आर. मेहता के अनुसार कौटिल्य एक चाणक्य नीति जो है, अर्थशास्त्र जो है, और इसमें जो है इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बोली जिस वजह से समझ में आता है कि अर्थशास्त्र जो है काफी हद तक, या जो कौटिल्य जो है काफी हद तक अलग अलग डायमेंशन में क्रांतिकारी विचार रख रहे थे, जिनको हमने देख लिया है।
ठीक है। हमने कभी बाणभट्ट के बारे में, माघ के बारे में भी हमने देखा है कि वो किस प्रकार से भौतिकवादी सिद्धांत के तौर पे आलोचना भी करते हैं। कालिदास, विशाखदास, सोमदेव भी कुछ मामले में इनको प्रशंसा करते हैं, कुछ मामले में इनकी आलोचना भी करते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो प्राचीन कालीन जो विचारक हैं वो खास तौर पर प्रशंसा ज्यादा करते हैं, उनका झुकाव कौटिल्य की प्रशंसा पे ज्यादा है कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो। लेकिन वर्तमान समय या आधुनिक समय के जो विचारक हैं, खासतौर पर विदेशी या पश्चिमी विचारक हैं, जो भारतीयता या भारतीय जो आधिपत्य, भारतीय जो ज्ञान है उसको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते, वो पाश्चात्य को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, वो इस मामले में क्रिटिसाइज करते हैं। कीथ जैसे लोग, ट्रॉटमैन जैसे लोग और कुछ भारतीय विचारक हैं, रोमिला थापर जैसे लोग, वो यहाँ पे अर्थशास्त्र के इंपॉर्टेंस को कम मानते हैं। ठीक है, ये हो गया है। इसके बाद यहाँ पे प्रासंगिकता की बात हम अल्टीमेट करेंगे यहाँ पे कि आज भी दुनिया भर के कूटनीतिक, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, सुन के आर्ट ऑफ वॉर और मैकियावेली की द प्रिंस ग्रंथों को पढ़ना पसंद करते हैं। सोमदेव सूरी की नीति वाक्यमृतम और कामंदक की जो कामंदक नीतिसार है जैसी बाती कृतियों भी कौटिल्य के सिद्धांत पर ही आधारित है। मतलब कौटिल्य ने जो अल्टीमेट, जो एक लैंडमार्क एक पुस्तक लिखी है वो है अर्थशास्त्र, और वो आगे जाकर के उस काल में तो ठीक है, प्राचीन काल में तो ठीक है, मध्यकाल और आज के आधुनिक काल में भी रिलेवेंट है। आज के काल में भी लोगों को सीखने पर, सिखाने में बहुत ज्यादा क्या करती है, हेल्प करती है। तो ये बात हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पे कौटिल्य का जो है, यहाँ पे बहुत बड़ा एक डिस्कशन हमने पूरा कर लिया है। अगली क्लास में हम कौटिल्य के राज्य और राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को देखेंगे डिटेल में, और उसके अलग अलग जो पॉइंट है वो समझेंगे, कैसे राज्य की उत्पत्ति के 4 सिद्धांत देते हैं, अलग अलग बात बोलते हैं उसमें, उन्होंने सिद्धांत, कौन से सिद्धांत को इंपॉर्टेंस दिए, इन सबको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, क्या युद्ध का परिणाम सिद्धांत है, विकास मूलक सिद्धांत है, लोभ मोह का सिद्धांत है, या फिर दैवीय सिद्धांत है, तो इन सबको हमें समझना पड़ेगा। चलिए इस क्लास को हम यहाँ पे अब एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू आप सभी को, एंड जय हिंद।